नमस्कार। प्राइम टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में आज हम बात करेंगे बाराबंकी से विधान परिषद के सदस्य राजेश यादव राजू से। प्राइम टीवी पर आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आपका जन्म संघर्ष की कोख से हुआ। जी। किसी बड़े घराने से आप नहीं आते, बहुत सामान्य परिवार में आपका जन्म हुआ। कैसे आपने सोचा और सियासत में समाजवादी आंदोलन की ही पार्टी को क्यों चुना? देखिए, समाजवादी पार्टी जिन नौजवानों को राजनीति में आगे बढ़ा रही है, वो सारे के सारे नौजवान किसान परिवार से आते हैं, गांव से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। डॉक्टर लोहिया और नेताजी की ये विचारधारा रही है कि संघर्ष के बदौलत जो नौजवान राजनीति में आगे आते हैं, उनको पता होता है कि किन परिस्थितियों में समाजवादी आंदोलन आगे बढ़ा है। चाहे नेताजी का इतिहास रहा हो, एक छोटे से गांव से निकल करके सैफई जैसे गांव से खेत खलिहानों की पगडंडियों से होते हुए उत्तर की प्रदेश की विधानसभा में आते हैं और उत्तर प्रदेश की विधानसभा से होते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, देश के रक्षा मंत्री बनते हैं। और मुझे खुशी है कि इतने विशाल प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके बेटे भी बने हैं। उसका एक ही नतीजा है, उसका एक ही रास्ता है कि संघर्ष की कोख से समाजवाद का पैदा होना। आज अखिलेश यादव जी के आसपास भी जितने नौजवान राजनीति कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे जितने हों, वो कोई भी बड़े उद्योगपति या बड़े घराने का नौजवान नहीं है। सारे के सारे नौजवान संघर्ष की कोख से पैदा हुए हैं, जेल जाने के बाद पैदा हुए हैं, आंदोलनों के बाद पैदा हुए हैं, लाठियां खाने के बाद आए हैं और सारे के सारे शासन की कोख से निकले हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मुझे खुशी है कि अखिलेश यादव जी राजनीति के वो खिलाड़ी हैं कि जैसे नेताजी ने संघर्ष करने के बाद राजनीति में आए, वैसे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी संघर्ष के बदौलत पहले सांसद के रूप में, राष्ट्रीय युवा प्रभारी के रूप में लगातार काम किया, पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर हम सारे नौजवानों को, विशेष तौर पे जो गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित और जो छासंग से निकले हैं, जिनके अंदर संघर्ष करने का मादा है, जो सड़कों पर सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों और गलत हुकूमत के खिलाफ जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया है, उन लोगों को राजनीति में समाजवादी पार्टी बढ़ाती है और उसके नेता अखिलेश यादव बढ़ाते हैं। इसीलिए छासंघ में कहा जाता है कि छासंघ के अध्यक्षों को और विशेष तौर पे संघर्ष करने वाले नौजवानों को यदि कोई पार्टी बढ़ाती है तो उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी, उस नेता का नाम अखिलेश यादव है, मुलायम सिंह यादव जी हैं। एमएलसी साहब, नेताजी ने क्रांति रथ से बहुत सारी, एक तरह से कहा जाए कि समाजवादी पार्टी ने पॉलिटिकल नर्सरी का काम किया। काफ़ी नेता उस समय निकले जब नेताजी ने रथ यात्रा, क्रांति रथ शुरुआत किया था पूरे प्रदेश भर में। अखिलेश जी भी उसी पैटर्न पे बढ़े और पूरे प्रदेश में एक तरह से जो अखिलेश जी के नवरत्नों में लोग शुमार होते हैं, संजय लाठर साहब, सुनील साजन, आनंद भदौरिया, राजपाल कश्यप, एक आपका नाम भी उस नवरत्नों में आता है। वहाँ तक की जो यात्रा आपने राजनीतिक जीवन में पूरी की, आपके भाई यहीं बाराबंकी में सारे भाई यहीं काम कर रहे हैं, खेती खलिहानी का काम देखते हैं, और आप एक सामान्य परिवार से क्या बनने का इरादा था और क्या बन गए? ये जितने नाम आपने गिनाए हैं कि अखिलेश जी के नवरत्नों में से हैं, ये नवरत्न नहीं है, सारे के सारे लोग, इनकी इतिहास पर जाइए, इनकी हिस्ट्री में जाइए, इनके गांव में जाइए, कोई भी बड़े बाप का बेटा नहीं है।
कोई भी उद्योग घराने से जुड़ा हुआ नहीं है। सारे के सारे नौजवान किसान परिवारों से, गरीब परिवारों से, गांव से निकल करके संघर्ष की बदौलत समाजवादी पार्टी में जगह बनाए हैं और समाजवादी विचारधारा को अपनाते हुए, समाजवादी जो दर्शन है, समाजवाद का जो रास्ता है, उसको अपनाते हुए समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और उसमें आज समाजवादी पार्टी ने इनको आगे बढ़ाया। इसीलिए कहा जाता है समाजवादी पार्टी नेता पैदा करने की फैक्ट्री है। समाजवादी पार्टी संघर्ष करने वाले नौजवानों को आगे बढ़ाती है। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जो भी पार्टियां हैं, उनमें लोग बूढ़े हो जाते हैं, पूरा जीवन बिता देते हैं, उसके बाद उनको राजनीति में मौका नहीं मिलता है। लेकिन एक समाजवादी पार्टी है, क्योंकि नेताजी हमेशा कहते हैं मैं समाजवादी पार्टी को बूढ़ी नहीं होने दूंगा। इसी बात को कहते हुए उन्होंने अखिलेश यादव जी के हाथों में उत्तर प्रदेश की सत्ता 2012 में दिया था। मुझे खुशी है कि अखिलेश यादव जी ने नेताजी के कदमों को चलते हुए, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश को इतने शानदार तरीके से आज आगे ले जाने का काम किया कि आज उत्तर प्रदेश का नाम देश नहीं बल्कि दुनिया में लिया जाता है। एमएलसी साहब, 2012 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बनी, उसके पहले जो संघर्ष कर रही थी समाजवादी पार्टी सड़कों पर, उसमें आपका खासकर सेंट्रल यूपी में बड़ा रोल रहा। सेंट्रल यूपी में देखा जाए तो चक्का जाम भी आपने किया, काफ़ी चर्चा में आए, काफ़ी फहरिस्त आपने बटोरी, काफ़ी शोहरत बटोरी। तो जो संघर्ष का दौर चला, उस संघर्ष के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन काफ़ी यातनाएँ भी झेली, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, 2007 में नेताजी की सरकार जब गई, उसके बाद लगातार नेताजी ने कहा कि 6 महीना सरकार के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे। जैसे 6 महीना पूरे हो गए, हम उस तत्कालीन सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ सबसे पहला आंदोलन 8 जनवरी 2008 में हमने हजरतगंज में केकेसी कॉलेज में किया था। मैं छासंघ का अध्यक्ष था उस समय, क्योंकि छासंघ के चुनावों पर ताले लग चुके थे और आखिरी टाइम अपनी सरकार में मैं ही छासंघ का अध्यक्ष चुना गया था। उस समय उस तत्कालीन सरकार ने हम सबको जेल में ठूसने का काम किया। रात में अखिलेश यादव जी 11 बजे कप्तान ऑफिस के सामने धरने पर बैठ जाते हैं, उनके साथ भी बदतमीजी की जाती है। सारे नौजवानों को जेल में ठूस दिया जाता। तब से लगातार 2009, 2010 कई बार सरकारों ने हमें जेल भेजा और सरकार की नीतियों के खिलाफ, नेताजी के निर्देश पर, आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर लगातार सड़कों से पर संघर्ष करने का मौका मिला और कई बार जेल गए। नेताजी मनोबल ऊंचा करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी कई बार जेल हम लोगों से भी मिलने आए। चाहे चक्का जाम करना हो, चाहे घेरा डालो, चाहे डेरा डालो हो, चाहे छासंघ बहाल करना हो, कई आंदोलनों में हम लोगों को काम करने का मौका मिला। और उसके बाद जब मौका मिला, समाजवादी पार्टी और उनके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे हमेशा अवसर दिया आगे जाने के लिए और उसके बाद मुझे आज एमएलसी बनने का अवसर मिला। एमएलसी साहब, 2012 में आपको बाराबंकी सदर से विधानसभा का टिकट मिला, और क्या संयोग बना, क्या कारण बना कि आप नामांकन नहीं कर पाए? ये समाजवादी पार्टी मुझे खुशी है कि मुझे ऐसे दल में काम करने का अवसर मिला और आज मुझे ऐसे नेता के नेतृत्व में मुझे विधान परिषद में काम करने का अवसर मिला है कि जिन्होंने मुझे 2005 में मैं छासंघ का अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ काम करते करते मुझे 2011 में ही विधानसभा का टिकट मिल गया। लेकिन मेरी उम्र कम थी उस समय, इसलिए मेरा टिकट मुझे विड्रा करना पड़ा। लेकिन जैसे समाजवादी पार्टी ने संघर्ष करने वाले जो भी नौजवान हैं, चाहे मैं हूँ या और लोग हैं, जो आसपास के सारे नौजवान जितने भी विधान परिषद में हैं या विधानसभा में जितने यूथ के नौजवान हैं, वो सारे के सारे अखिलेश यादव जी की टीम के हैं और अखिलेश यादव जी ने उनको मौका दिया। जैसे मेरी उम्र पूरी हुई और जैसे विधान परिषद में जो उम्र पूरी हुई, मुझे विधान परिषद में पार्टी ने भेजने का काम किया और मुझे खुशी है कि मुझे ऐसे नेता के नेतृत्व में लगातार सड़क के बाहर और विधानसभा के अंदर जब मौका मिला, सरकार के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ लगातार जैसे सड़क पर संघर्ष करते थे, वैसे मैं सदन के अंदर संघर्ष
एमएलसी साहब, कहा जाता है कि विधान परिषद में आप थोड़ा उत्पाती सदस्य माने जाते हैं। उस तत्कालीन गवर्नर राम नाईक साहब ने आपके बारे में कमेंट किया था जब आपने कागज़ के गोले फेंके थे, सीटी भी बजाने का पराक्रम आपको जाता है। मतलब जो मैंने शुरुआत में कहा कि इतना इस तरह का जो जेहन में कैसे आया कि सदन के अंदर इस तरह का जिसको उत्पात कहा जाए, समाजवादी उत्पात कहा जाए, कैसे आपके मन में आया? ऐसा नहीं है, लेकिन गवर्नर साहब राम नाईक जी जब थे तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विधानसभा में ज़्यादा हैं और ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था। जब मैंने सीटी बजाया, जो गोले जो जब राज्यपाल सदन को संबोधित करते हैं तो ज्वाइंट सेशन होते हैं, तो उसमें विधायक, हाँ दोनों सदन के, तो उसमें विधायक भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा होते हैं। तो इतना हल्ला गुल्ला करते थे कि हम अपनी बात राज्यपाल तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो हम अपनी बात कागज में लिख करके उसको राज्यपाल तक कैसे भेजें, इसलिए गोले बना करके भेज रहे थे कि मेरी ये बात है। मेरी बात हल्ला में नहीं सुन रहे थे क्योंकि सदस्य भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा हल्ला मचा रहे थे। तो हम अपनी बात महामहिम राज्यपाल तक पहुंचाने का मेरे पास एक ही रास्ता था। मैंने जब राज्यपाल जी ने आपत्ति दर्ज की तो मैंने कहा मुझे अपनी बात पहुंचाने का यही रास्ता है। और रही बात आपने कहा सीटी बजाने का, देखिए सीटी बजाने का आपको पता है कि सीटी बजाने का एक होता है आगाह कर देना, चाहे फुटबॉल का खेल हो, चाहे हॉकी का खेल हो, चाहे हमारे नेताजी का जो खेल रहा है कुश्ती हो। जब पहलवान अखाड़े के बाहर जाता है तो रेफरी सीटी बजाता है। जब खेल में कोई गलत खिलाड़ी करता है तो रेफरी सीटी बजाता है, यानी जो रेफरी होता है वो आगाह करता है। सीटी आगाह करने की निशानी है। चाहे आपका हमारा चौकीदार हो, पहरेदार हो, रात भर सीटी बजा करके पहरेदारी करता है और चोरों को भगाने का काम करता है। सीटी का मतलब है पहरेदारी करना। इसलिए इस जो जुल्मी सरकार थी, जो भ्रष्टाचारी सरकार थी, जो इतनी अपराधीन सरकार थी, उसको जगाने के लिए मैंने एक रेफरी का काम किया, मैंने एक चौकीदार का काम किया, मैंने एक होमगार्ड का काम किया कि सरकार कान खोले, क्योंकि सरकार बहरी हो चुकी थी, सरकार गूंगी हो चुकी थी। इस बहरी गूंगी सरकार के कान खोलने के लिए मैंने लगातार 1 घंटे, जब तक राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, मैंने सीटी बजाया। मैंने कहा ये सरकार बहरी हो चुकी है और बहरी सरकार के कान खोलने के लिए मैंने सीटी बजाने का काम किया था। एमएलसी साहब, विधान परिषद में हैं आप और सबसे कम उम्र के विधान परिषद कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे कम उम्र के लेजिस्लेटर माने जाते हैं, क्या कहना? नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता, हम सब के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाता है कि उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में सबसे कम उम्र का विधान परिषद सदस्य चुनने का काम किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि जितने भी नौजवान सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड बनाते हैं, चाहे विधानसभा में या विधान परिषद में, या तो उनके पिताजी राजनीति में होते हैं, सांसद होते हैं, या मंत्री होते हैं, या विधायक होते हैं, या बड़े नेता होते हैं। लेकिन मुझे खुशी है मैं ऐसे आंदोलन से निकला हूँ जिनकी पृष्ठभूमि आज भी, मेरे पिताजी एक साधारण गांव के किसान हैं, गाय भैंस का काम करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया कि उनका रिकॉर्ड बनाया जिनके घर में राजनीति का दूर दूर तक नाता नहीं। पढ़ने चले थे डॉक्टर बनने, लखनऊ के जब रास्तों में 12वां पास करके मैं लखनऊ में दाखिला लिया तो मैंने सपने में नहीं सोचा था कि राजनीति में आना पड़ेगा। लेकिन मुझे खुशी है कि ऐसे नेता के सानिध्य में मुझे काम करने का अवसर मिला है कि मुझे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, अपने आप को गर्व सा फील करता हूँ कि ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करने का मुझे अवसर मिला है जिन्होंने हमेशा गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, विशेष तौर पे गरीब परिवार को सेवा करने का जिनके मन में जज्बा है, उनके साथ रहने का, उनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ।
एमएलसी साहब, आप नूरपुर के प्रभारी रहे, कैराना के प्रभारी रहे, गोरखपुर के प्रभारी रहे और उस फेहरिस्त में समाजवादी पार्टी ने हर जगह जीत दर्ज की। और आपके साथ जो भी नौजवान साथी हैं अखिलेश यादव जी की टीम में, सुनील साजन साहब छत्तीसगढ़ के इंचार्ज हैं, संजय लाठर साहब राजस्थान के इंचार्ज हैं, कहीं ना कहीं पूरी टीम को समावेश किया गया है, लीडरशिप में मजबूत जगह दी गई है। तो जिस तरह आपका एक प्रोफाइल रहा, एक सवाल और मैं करना चाहता हूं कि 2022 के बाद सीधे 2024 का पार्लियामेंट चुनाव है और जो वातावरण बन रहा देश का, जो तीसरे मोर्चे की सियासत है, तीसरी ताकत की सियासत है, थर्ड फोर्स की सियासत है, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आप कैसे देखते हैं? हेमंत सोरेन हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, स्टालिन हो गए, सारे जो यूथ के नेता हैं, उमर अब्दुल्ला हो गए, पूरे देश में जो तीसरी ताकत को आप कैसे समायोजित करेंगे, क्या कहना चाहें? देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा दल है, विशेष तौर पे विपक्ष में, और देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जो उत्तर प्रदेश जीतेगा वही देश पर राज करेगा, ऐसा मानना है। और उत्तर प्रदेश ने इस देश को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव का सबसे ज़्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करके सत्ता तो पा लेती है, लेकिन गरीबों, किसानों, मजलूमों, विशेष तौर पर गांव के परिवेश में रहने वाले किसानों के दिलों पर राज नहीं कर पाई, क्योंकि वो जिन वादों पर, जिन मुद्दों पर, जिन नीतियों को प्रचार करके सत्ता में आए, उनको भूल गए। मुझे खुशी है कि हमारे नेता ने हमेशा, जो नेताजी के बारे में कहा जाता है, जो अपनी बात पे कायम, उसका नाम बुलाया। धरती पुत्र कहा जाता है आदरणीय नेताजी को। इसलिए उत्तर प्रदेश जिसके हाथ में होगा वही देश की राजनीति करेगा। मुझे खुशी है कि अखिलेश यादव 2022 हमारा टारगेट है, अभी 2024 हमारा नहीं है। जब उत्तर प्रदेश हमारे हाथ में होगा तो देश बहुत दूर नहीं है। यदि उत्तर प्रदेश की चाबी समाजवादियों के हाथ में होगी तो देश की चाबी बगैर उत्तर प्रदेश के रास्ते, देश की चाबी दूसरे हाथ में नहीं जा सकती। एमएलसी साहब, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज राम मंदिर पे भी आज शुरुआत हुई है और एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं आप और एक सेकुलर चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। क्या सोचना है, क्या मानना है? देखिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी का शुरू से मानना रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा, जो कोर्ट का फैसला आएगा, वो समाजवादी पार्टी तो मानेगी ही, समाजवादी पार्टी के साथ साथ पूरे देश के लोग मानेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर भरोसा नहीं है कि लोग माने। वो हमेशा नफरत की बातें करते हैं। आज राम मंदिर बनने जा रहा है, समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि कोर्ट ने जो फैसला कर दिया है, हम कोर्ट के फैसले के साथ हैं, हम भी राम के मानने वाले हैं। लेकिन राम के ठेकेदार वो क्यों बनते हैं? क्या हम राम के मानने वाले नहीं हैं? हमारे पूर्वजों ने अयोध्या गई है, हमारा पड़ोस का जनपद है फैजाबाद, अयोध्या, तो हम भी राम के मानने वाले हैं। लेकिन हम ठेकेदारी नहीं करते हैं, क्योंकि राम सबके हैं, राम विष्णु के अवतार हैं, राम सबके हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। और राजनीतिक लोगों का, विशेष तौर पे जो सत्ता में है इस देश, जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो बुनियाद जो शपथ ली गई थी, इस बात की नहीं ली गई थी, बल्कि शपथ इस बात की ली गई थी कि हम स्कूल बनाएंगे, हम विश्वविद्यालय बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, हम रोजगार के अवसर पैदा कराएंगे। शपथ में हमने ये नहीं लिया था, लेकिन फिर भी राम हमारे आराध्य हैं, राम सबके हैं, हम राम के हैं, राम हमारे हैं। इसलिए जो राजनीतिक लोगों का काम है, जो सत्ता पर बैठे हुए लोगों का काम है, जिन्होंने सरकार बनाई है, किन मुद्दों और कुछ मूल्यों के आधार पर सरकार बनाई है, उनका काम सरकार चलाना है। इस देश में राजनीति करने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विश्वविद्यालय बनाने हैं, जिससे पढ़े लिखे नौजवान निकले, जिनके राजनीतिक सोच हो, जिनकी अपनी विचारधारा हो। ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल बनाए जाए। लेकिन ये भी काम जो मंदिर बनाना है, ये मंदिर बनाने वाले धर्माचार्यों, जो धर्म के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है। राजनीति के सत्तासीन लोगों की इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन फिर भी राम के मानने वाले हैं, राम हमारे आराध्य हैं, हम हिंदू धर्म के हैं, लेकिन हम ठेकेदार नहीं हैं, लेकिन राम के मानने वाले हम सब लोग हैं।
एमएलसी साहब, आप बाराबंकी से आते हैं। बाराबंकी समाजवादियों की प्रयोग भूमि रही है। ये रामसेवक यादव जी की धरती है। रामसेवक यादव के परिवार का कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि आज की तारीख में नहीं है। उनके परिवार के लोग सियासत में हैं और कुछ लोग आपके बड़े नज़दीकी भी हैं। मैं जानना ये चाहूँगा कि असरफी लाल यादव, सुरेश यादव और छोटे लाल यादव के बाद चौथे यादव हैं उत्तर प्रदेश में जो रामसेवक यादव जी के परिवार से नहीं आते हैं। आपको मौका मिला है, 6 विधानसभाएं हैं, देश कोरोना की महामारी से झेल रहा है और हालात बहुत ख़राब हैं। ऐसी स्थिति में 6 विधानसभा में आपने कैसे राहत के कार्य किए? हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का पहले दिन से ही आदेश है कि जितने भी गांव-गांव जाइए, गरीबों की सेवा कीजिए, जिनके घर में खाना न हो उसके खाना का प्रबंध कीजिए। जब प्रवासी मजदूर इन सड़कों पे से हाईवे से गुजर रहे थे तो लगातार समाजवादी पार्टी और हम सब लोग सड़कों पर, हाईवे पर लगातार खाना बांटने का काम किया, लगातार कोविड में सेवा कर रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेताजी का निर्देश है कि लगातार आप गरीबों के बीच में जाइए, गांव में जाइए और सबकी सेवा करते रहिए। उसी रास्ते पे हम लोग लगातार सेवा कर रहे हैं। एमएलसी साहब, मैंने रामसेवक यादव जी के बारे में कहा, समाजवादियों की प्रयोग भूमि रही है बाराबंकी, और जिस तरह आप सदन में हैं, क्या एक्टिविटी है रामसेवक यादव जी के नाम पे? कुछ काम बाराबंकी में आप कर रहे हैं। आप जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट के मेंबर भी हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो रामसेवक यादव समाजवादी आंदोलन का एक बड़ा नाम था। आप बाराबंकी से एक तरह से उनकी खड़ाऊ पॉलिटिक्स कर रहे हैं बाराबंकी में, तो निश्चित तौर पर आपने क्या प्लान किया है, क्या एजेंडा है? रामसेवक यादव जी हम बहुत बड़े नेता थे इस देश के, और मुझे खुशी है हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के नेता रामसेवक यादव जी थे। डॉक्टर लोहिया जी के साथ वो काम करते थे। रामसेवक यादव जी के जो एक ही पुत्र हैं अमिताभ यादव, उनके बेटे हैं हिमांशु यादव, हमारे अभी घर में ही बैठे हैं और हमारी पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपाध्यक्ष हैं और हमारे सहयोगी के तौर पे लगातार हमारे साथ ही काम करते रहते हैं पार्टी का। और उनके भतीजे हैं अनिल यादव जो पार्टी के संगठन के महामंत्री हैं। तो लगातार रामसेवक यादव जी के परिवार को पार्टी अवसर दे रही, लगातार वो काम कर रहे हैं, हमारे साथ कोई मतभेद नहीं। रही बात मेरी, मैं रामसेवक यादव जी के नाम पर इस जनपद में जिस कोने से आप जनपद में घुसेंगे, रामसेवक यादव जी के नाम से मैं गेट बनवा रहा हूँ कि रामसेवक यादव जी का जनपद है, लोगों का पता चले। रामसेवक यादव जी गरीबी से, किसानी से, गाँव से निकल करके देश तक समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया और विशेष तौर पे पिछड़े लोगों को जगाने का काम किया। उन्होंने जो लोकसभा में उनके भाषण आप पढ़ेंगे तो उनके भाषणों में ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में पिछड़ों के मसीहा थे। और आज उसी रास्ते पर आदरणीय नेताजी और उसके बाद नौजवान नेतृत्व, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे जाने का काम किया था 2012 से 17, वो भी रामसेवक यादव जी नेताजी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एमएलसी साहब, 2022 के चुनाव को लेकर के एक चर्चा है कि ज़्यादातर विधान परिषद सदस्य जो लोकल बॉडी से चुनाव प्रदेश भर में जीत के गए हैं समाजवादी पार्टी से, किसी न किसी सीट पे सिग्नल दिया जाएगा कि आप जाके तैयारी करिए। क्या कोई ऐसी सूचना है आपके पास या कोई आपकी पहले से रोड मैप है, कोई प्लानिंग है बाराबंकी में किसी सीट को लेकर के या प्रदेश में किसी सीट को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी के संगठन से हम लोग निकले हुए हैं, संघर्ष की कोख से निकले हुए हैं। हमारे नेता के आदेश के बगैर हम लोग हिल नहीं सकते, इसलिए जो पार्टी का आदेश होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। अभी ऐसा कोई बात नहीं है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का दिशा निर्देश होगा, जो भी उनका आदेश होगा, जिस क्षेत्र में भेजेंगे, संगठन में काम करना है तो संगठन में करूँगा, चुनाव में कहीं जाना है तो चुनाव लड़ूंगा, कहीं किसी जिले में या किसी क्षेत्र में प्रचार करना है उसको करना है, उसकी जिम्मेदारी निभाऊंगा। बहरहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति के बगैर मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, क्योंकि हमारा पहला और आखिरी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। एमएलसी साहब, आप फुल टाइमर पॉलिटिशियन माने जाते हैं, 24 घंटे आप मूवमेंट करते हैं और ख़ासकर छात्रों में, नौजवानों में आपकी ज़ोरदार मूवमेंट चलती रहती है। आप
की धर्मपत्नी आपको सियासत में और व्यक्तिगत जीवन में कैसे मददगार रहती? देखिए, राजनीति 24 घंटा मैं आज से नहीं 2005 से लगातार कर रहा हूँ। कोई और काम नहीं, केवल गरीबों के बीच में, गांव किसान, पहले तो राजधानी में काम करना पड़ा, छात्रों के बीच में, फिर संगठन के बीच में, अब जनपद में काम कर रहा हूँ। परिवार पूरा मुझे सहयोग करता है। परिवार की मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा स्कूल जाता है, बेटी अभी नहीं जाती है, लेकिन बच्चों की भी और परिवार की पूरी जिम्मेदारी धर्मपत्नी के ऊपर है। उससे मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे खुशी है कि परिवार की तरफ से राजनीति में कोई रुकावट नहीं। 24 घंटा मिलना जुलना, काम करना, और मुझे राजनीति करने का परिवार की तरफ से पूरी छूट है। एमएलसी साहब, बाराबंकी संगठन के बारे में क्या कहेंगे, खासकर बूथ कमेटियों के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह का गठन? कमेटियां अच्छी तरीके से पुनः बन चुकी हैं, और जहां नहीं बनी है तो नया संगठन बन गया है। नया संगठन अभी जल्द ही तैयार होकर घोषित हुआ है। उसके माध्यम से कमेटियां बन रही हैं, मजबूती के साथ जमीन स्तर पर बूथ कमेटियां बन रही हैं। मुझे उम्मीद है 2012 से 17 के बीच में बाराबंकी जनपद में 6 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी, और बाराबंकी समाजवादी पार्टी और समाजवादियों का गढ़ रहा है। उस जमाने में भी बाराबंकी में सब सीटें जीते थे जब 1992 का दौर था। तो समाजवादी पार्टी फिर 2022 में 6 की 6 सीटें जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद एमएलसी साहब। ये थे बाराबंकी से समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य राजेश यादव राजू जी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए प्राइम टीवी का स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत।